हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फाइनल का 7th पेपर का जो है भारतीय समाज पर दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत टॉपिक है एंशिएंट इंडियन सोशल फिलोसफी, सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण जो है किस प्रकार से हो रहा है। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का बौद्धिक संदर्भ में क्या विश्लेषण है, और समाज वैज्ञानिक और समकालीन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का अध्ययन प्रबोधन युग में किस प्रकार किया है। तो इन्हीं सब पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो है समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का वर्णन जो है क्रम से बताया गया है, जो निम्नलिखित है। तो सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र का अभी हम अध्ययन करेंगे कि समाजशास्त्र की स्थापना अगस्त कॉम्ट ने 1838 में की थी। इस काल से पहले समाज वैज्ञानिकों की विचारधारा का जो विकासीय क्रम विद्यमान था, उसका प्रभाव कॉम्ट पर पड़ा। कॉम्ट ने सामाजिक दर्शन में विद्यमान साहित्य प्रबोधन युग, वाणिज्यिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की स्थापना की थी। प्रबोधन युग से पहले सामाजिक दर्शन का मुख्य आधार धार्मिक था। इस काल में घटनाओं की व्याख्या धार्मिक दृष्टिकोण से की जाती थी। इसी काल में जो निष्कर्ष निकाले जाते थे वे पूरी तरह सामान्य और पारलौकिक होते थे। समाजशास्त्रीय अवस्था में किसी घटना को विचारकों ने अलौकिक शक्तियों के प्रभाव से संबंधित बताया है। सभी घटनाएं अलौकिक शक्तियों के तत्कालिक प्रभाव के कारण घटित होती हैं। जैसे जनजातियों में विश्वास किया जाता है कि हैजा, चेचक आदि बीमारियां अलौकिक शक्ति के रुष्ट होने के कारण होती हैं। इस काल में धर्म संस्कार या राजा की कही हुई बातों का अंतिम सत्य ही उनको माना जाता था। आगस्ट कॉम्ट के मतानुसार सामाजिक दर्शन की प्रथम अवस्था धर्मशास्त्रीय है। इस प्रकार धर्मशास्त्रीय अवस्था में दार्शनिकों ने प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक आधार पर की है। उनकी घटना की व्याख्या का परिप्रेक्ष्य धार्मिक या अलौकिक होता था और वे धार्मिक दृष्टिकोण से ही घटना को समझने का प्रयास करते थे। इस सामाजिक दार्शनिक वैचारिक अवस्था में परिवार को सामाजिक इकाई आदि के रूप में भी माना जाता था। अब अध्ययन करेंगे हम प्रबोधन युग का। इस युग में फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना को निश्चित रूप में व्यक्त किया गया है। 18वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के प्रमुख परिवर्तन यूरोपीय दर्शन में आया। इस शताब्दी में सामाजिक आंदोलन हुए, जिसे विद्वानों ने प्रबोधन काल का नाम दिया है। इसे प्राय विवेक युग भी कहते हैं। प्रबोधनकालीन दार्शनिकों ने धार्मिक और तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण एवं व्याख्या की आलोचना भी की है। इस प्रबोधन युग में सामंतवादी यूरोप के परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा सकता है। विज्ञान और तर्क के महत्व को समझा और यथार्थ अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत भी की। प्रबोधन युग में विचारक जीवन के प्रत्येक पहलू पर तार्किक चिंतन करने लगे। उन्होंने व्यक्तिवादिता के महत्व को समझा। यथार्थ को समझने के लिए नए परिप्रेक्ष्य और चिंतन की नवीन रीतियों का विकास किया। पहले धार्मिक और तत्वमीमांसा प्रवृत्ति का विरोध किया और बाद में जो है धर्म, सरकार और राजा द्वारा कई गई परंपरागत अंतिम सत्य मानने की जो प्रवृत्ति है उसका विरोध किया गया। तो सामान्य विज्ञानों में वैचारिक विचारधारा, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद आदि का विकास हुआ। प्रबोधन काल में परंपरागत सामाजिक दर्शन की आलोचना के फलस्वरूप नवीन वैज्ञानिक विचारधाराओं का उद्भव और विकास भी हुआ। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि बौद्धिक संदर्भ की किस प्रकार से समीक्षा की जाए। तो समाजशास्त्र का उद्भव 18वीं और 19वीं शताब्दियों में हुआ। इसके उदय पर जिन विद्वानों बौद्धिक चिंतनों का प्रभाव पड़ा, उसे सार रूप में 2 वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव और दूसरा है प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव। तो प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव जो है उसको कुछ बिंदुओं के अंतर्गत विभाजित किया गया है, जैसे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तार्किकता और निपुणता। तो इसका तात्पर्य है कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रबोधन युग के विचारकों ने समाज के अध्ययन में पहले से ही विद्यमान दृष्टिकोण और धार्मिक और तत्वमीमांसा का आलोचनात्मक
मूल्यांकन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि समाज का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक दशाओं से वैज्ञानिक अध्ययन का श्रीगणेश किया। इसके साथ इस युग के वैज्ञानिकों ने समाज, मानव और उसकी प्रकृति के अध्ययन में वैज्ञानिक अध्ययन विधियों और सिद्धांतों का प्रयोग किया। प्रबोधन युग का समाजशास्त्र के उदय में यह प्रमुख और महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव के अंतर्गत वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बाद में तार्किकता, यानी प्रबोधन युग के सामाजिक वैज्ञानिकों की दूसरी बौद्धिक देन तार्किकता को अध्ययनों में महत्वपूर्ण बताया है। इन विचारकों ने सुझाव दिया कि मानव एक अनिवार्य रूप से तार्किक प्राणी है, अतः सामाजिक संस्थाओं और प्रकृति के अध्ययन के लिए तर्क को मानदंड के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। मानव के इस तार्किकता के गुण के कारण उसे उसके विचारों और कार्यों के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव के अंतर्गत तीसरा प्रमुख बिंदु आता है निपुणता का, कि प्रबोधन युग के अंतर्गत बौद्धिक प्रभाव में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और तार्किकता के साथ साथ निपुणता का होना भी अनिवार्य होता है। मानव तार्किकता के आधार पर एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर सामाजिक परंपराओं का मूल्यांकन कर सकता है। उसमें सामाजिक परंपराओं को परिवर्तित करने की क्षमता है। इस क्षमता के द्वारा मानव सामाजिक परिवर्तन करके अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव कैसा रहा। प्रबोधन युग के बाद सामाजिक विचारकों ने कुछ और बौद्धिक अवधारणाओं से संबंधित साहित्य प्रदान किए। इस साहित्य का प्रभाव यूरोप में समाजशास्त्र के उत्पत्ति पर पड़ा, जिसे 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनमें पहला है अध्ययन का दर्शन, दूसरा है उद्विकासीय सिद्धांत और तीसरा है सर्वेक्षण। तो अध्ययन का दर्शन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि 19वीं शताब्दी का जो काल है वह जीव वैज्ञानिक प्रभुत्व का काल कहा जा सकता है। इस काल के अध्ययन का दर्शन मुख्यतः इस मान्यता पर आधारित रहा है कि समाज सरल अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तन होता है, जो निश्चित चरणों में होता है, और उसके विभिन्न अंगों के उद्विकासीय प्रारूप विकसित किए। बोल्टामोर ने बताया कि सामाजिक विचारकों ने समाज के मात्र सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों का ही अध्ययन नहीं किया, बल्कि समाज को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करने पर भी जोर दिया। उनमें सबसे प्रमुख उल्लेखनीय समाजशास्त्री हैं ऑगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, वेबलन, टाइलर, मॉर्गन, परेटो, स्प्रेंगलर आदि। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रबोधन युग के बाद का जो बौद्धिक प्रभाव है, उसमें अध्ययन के दर्शन के बाद में उद्विकासीय सिद्धांत, यानी प्रबोधन के बाद के काल के दार्शनिक और विचारकों ने उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उद्विकास का क्रम सरल से जटिलता की ओर निश्चित चरणों में बताया। इसी विचारधारा का प्रभाव समाजशास्त्र पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र में भी समाज, परिवार, विवाह, विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन उद्विकासीय दृष्टिकोण से किया जाने लगा। इसके बाद आता है सर्वेक्षण, यानी प्रबोधन युग के बाद का जो बौद्धिक प्रभाव है उसमें अध्ययन का दर्शन और उद्विकासीय सिद्धांत के बाद हम अध्ययन करेंगे सर्वेक्षण का। प्रबोधन युग के बाद जो है समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन की अनेक विधियों का प्रयोग होता था। इस काल में यह भी विश्वास पैदा हुआ कि प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के क्षेत्र में किया जा सकता है। इस धारणा के कारण समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाने लगा। इस मान्यता के प्रभाव के फलस्वरूप मानवीय समस्याओं का अध्ययन, वर्गीकरण, मूल्यांकन करना पॉसिबल हुआ। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की विधि, सर्वेक्षण के प्रयोग इस कारण से भी किए जाने लगे कि सामाजिक वैज्ञानिक गरीबी की समस्या के प्रति चिंतित थे। उन्होंने ये सही माना कि सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा गरीबी के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाए और उनमें सुधार करने के उपाय भी खोजे जाएं। आगे चलकर सामाजिक समस्याओं के समाजशास्त्रीय शोध में सामाजिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण अध्ययन विधि बन गई। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबोधन पश्चात काल में समाजशास्त्र के
उद्भव और विकास की पृष्ठभूमि बहुत ही प्रभावशाली रही।